दोस्तों आज हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट डिसीजन जो कि 2 दिन पहले ही दिया गया है, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस डिसीजन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को राहत दी है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड है। दोस्तों ऐसे पहले भी काफ़ी जजमेंट्स आ चुके हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ को कुछ केसेस में रिलीफ देने से मना करते हैं। पर आज का जजमेंट एक पॉजिटिव जजमेंट है उन एम्प्लॉइज़ के फेवर में और आज के जजमेंट को आप साइड करके काफ़ी ऐसे सिचुएशन में एक फ़ेवरेबल ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज के डिसीजन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भले कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड हो, पर उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट पूरे पब्लिक को दी गई हो और अगर उनके वर्क का नेचर भी परमानेंट और रेगुलर एम्प्लॉइज़ के जैसा हो, तो इन सिचुएशन में अगर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड हो, तो भी उन्हें रेगुलराइज़ेशन का बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों इस केस में पेप्सू स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के काफी सारे वर्कर्स जैसे कि मैकेनिक्स, ड्राइवर्स एक्सेट्रा 10-20 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे। इनकी पोस्ट सैंक्शन थी, इनके वर्क का नेचर बिल्कुल रेगुलर एम्प्लॉइज के जैसा था और टाइम टेबल वगैरह सब कुछ रेगुलर एम्प्लॉइज के ही जैसा बनता था। बट फिर भी आउटसोर्स्ड वर्कर्स थे और इस वजह से इन्हें सुविधाएं कम मिलती थी। दोस्तों अल्टीमेटली जब वर्कर्स ने कोर्ट को अप्रोच किया अपने रेगुलराइजेशन के लिए, तो स्टेट का सबसे बड़ा दलील ये था कि ये वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड है और स्टेट का कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है ही नहीं इन वर्कर्स के साथ। स्टेट का रिलेशनशिप तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ है। और स्टेट का एक और आर्गुमेंट ये भी था दोस्तों कि स्टेट के जो रूल्स थे, वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर वर्कर्स को रेगुलराइजेशन के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं कंटेन करते थे। बट मेन आर्गुमेंट यही था कि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इन वर्कर्स के साथ जो कि रेगुलराइजेशन क्लेम कर रहे हैं कोर्ट के समक्ष। दोस्तों अब हम समझेंगे कि कोर्ट ने कुछ लीडिंग केस लॉज पे क्या टिप्पणी दी है जिसने इस केस के डिसीजन को शेप किया है। दोस्तों ये केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमें ये समझना जरूरी है क्योंकि ये केस लॉज हमेशा रेगुलराइजेशन के केस में आपको फीचर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो ये कहा गया था स्टेट द्वारा कि बैकडोर एम्प्लॉइज को कभी रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड वर्कर्स भी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते नहीं है स्टेट के साथ। इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर किया है, इसको हमें समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले आर्ग्यूमेंट को कैसे काउंटर किया गया है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक पुराना केस समझना होगा 1956 का। ये केस कहता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हमें पता करना है, तो हमें सुपरवाइजर और कंट्रोल टेस्ट देखना होगा। अगर आपकी सुपरविजन और कंट्रोल किसी के हाथ में है, तो वो आपका एक एम्प्लॉयर है। और दूसरा केस दोस्तों ये हुसैन भाई वाला केस हमें समझना होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एम्प्लॉइज की रोजी रोटी ही उस एम्प्लॉयमेंट पे निर्भर है और जो वर्क वो करते हैं वो वर्क एम्प्लॉयर के काम का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में वो वर्कर्स डायरेक्ट एम्प्लॉय माने जाएंगे एम्प्लॉयर के। अब दोस्तों इन दो केसेस से दिए गए कंक्लूजन से कोर्ट ने डिराइव किया कि इस केस में भी जो एम्प्लॉइज हैं वो एक डायरेक्ट नेचर का ही काम कर रहे हैं। अब जजमेंट का दूसरा पार्ट समझने के लिए दोस्तों हमें ये 3 केसेस समझने होंगे जो कि एक्चुअली में विभाग ने साइट किए थे कहने के लिए कि इस केस में रेगुलराइजेशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो उमा देवी का केस आता है। इस केस को हमेशा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साइट करती ही करती है। इस केस में कहा गया था कि बैकडोर एंट्रेंस को कभी भी रेगुलर एम्प्लॉयज की फैसिलिटीज नहीं मिल सकती है क्योंकि बैकडोर एंट्रेंस एक्चुअली इलीगल एंट्रेंस होते हैं और उनको कभी रेगुलराइजेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता है। पर इस केस में कोर्ट ने इलीगल एंट्रेंस और इरेगुलर एंट्रेंस के बीच में डिफरेंशिएट भी किया गया था। कोर्ट ने जरूर कहा था इस केस में कि अगर हम बैकडोर एंट्रेंस को रेगुलराइज कर दे तो ये असफल कैंडिडेट्स के राइट टू एम्प्लॉयमेंट का एक उल्लंघन होगा। बट कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इरेगुलर है और काफी लंबे समय से है और वर्क का नेचर वही है जो रेगुलर एम्प्लॉयज कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को एक वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम बना के उन लोगों को रेगुलराइज करना चाहिए। पर ये पार्ट को स्टेट गवर्नमेंट कभी देखती ही नहीं है अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते वक्त। दूसरा केस था दोस्तों स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस ममता मोहंती। इस केस में भी दोस्तों कोर्ट ने कहा था कि अगर बैकडोर एंट्रेंस को रेगुलराइज किया जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ होगा। पर इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रही है क्योंकि पूरे पब्लिक को रिक्रूटमेंट के लिए अपीयर होने का एक मौका मिल चुका है। तीसरा केस था दोस्तों
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस के जयराम, ये पिछले साल का ही केस लॉ है। इस केस में कहा गया था दोस्तों बेसिकली कि एम्प्लॉयमेंट इज अ पब्लिक एसेट एंड एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू अप्लाई फॉर इट। अब दोस्तों ये 3 केसेस में जो सिद्धांत दिए गए थे, उनके लाइट में कोर्ट ने केस के फैक्ट्स को देखे और आज जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, उसके फैक्ट्स में तो एक फॉर्मल एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, ये कोर्ट ने पाया। कोर्ट ने ये भी देखा कि इस केस में एक रिटन टेस्ट और एक टाइपिंग टेस्ट भी लिया गया था। और दोस्तों एक चीज कोर्ट ने देखी जो कि एम्प्लॉयर को डायरेक्ट एम्प्लॉई से बांधती थी, वो थी कि मेडिकल एग्जाम की फीस पेप्सू ने डायरेक्ट एंट्रेंट से ली थी, बिना कॉन्ट्रैक्टर को बीच में रखे हुए। और दोस्तों कोर्ट ने ये भी पाया कि ये सारे पोस्ट एक सैंक्शन पोस्ट थे। तो दोस्तों इस केस के फैक्ट्स को ध्यान रख के कोर्ट ने पाया कि इस केस में तो एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो की गई थी जिसमें एक रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट सब कुछ किया गया था। पूरे पब्लिक को अपीयर होने का मौका मिला था रिक्रूटमेंट के लिए। तो इस केस में उमा देवी जजमेंट और बाकी के 2 जजमेंट स्टेट ऑफ ओडिशा और के जयराम जजमेंट हमारे केस के फैक्ट्स को हिट नहीं करते हैं। हमारे केस में तो बिल्कुल फेयर एंड ओपन रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा है पूरे पब्लिक के लिए। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड एम्प्लॉइज के केसेस अगर जनरली फेल करते हैं कोर्ट में, तो वो इस वजह से होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज के एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को खुद डिसाइड करता है। कोर्ट इस वजह से कहती है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को डिसाइड कर रहा है, तो किसी को भी नौकरी मिल सकती है और ये एक फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। पर इस केस के फैक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में तो एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट सब कुछ किया गया है और एक एडवर्टाइजमेंट भी इशू किया गया था, जो कि सबको अपीयर होने को मौका देता है। और इस वजह से ये केस बाकी के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड एम्प्लॉइज केसेस से डिस्टिंग्विश हो गया। अब दोस्तों आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की मेन आर्गुमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट का मेन आर्गुमेंट तो ये था कि ये सारे एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर्ड है, पर कोर्ट ने इस केस में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट केवल एक स्मोक स्क्रीन था। असली नेचर ऑफ अरेंजमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का एस्टैब्लिश करता है वर्कर्स और पेप्सू के बीच में। इनके टाइम टेबल, वर्किंग शेड्यूल सब कुछ रेगुलर एम्प्लॉयज के जैसे थे। इनके वर्क का नेचर भी बिल्कुल रेगुलर एम्प्लॉयज और परमानेंट एम्प्लॉयज के जैसा था। तो दोस्तों इसीलिए इस केस में कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर एक केवल जरिया यानी कंडुइट है स्टेट को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स के जजमेंट का हवाला दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट केवल एक स्मोक स्क्रीन है, तो एम्प्लॉयज डायरेक्ट एम्प्लॉय हो सकते हैं एम्प्लॉयर के। और इस केस में दोस्तों कोर्ट ने यही कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर का नेचर बिल्कुल एक स्मोक स्क्रीन का है और इसीलिए एम्प्लॉयज डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं पेप्सू के लिए, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर एक बाधा नहीं होना चाहिए इन एम्प्लॉयज के रेगुलराइजेशन के बीच में। तो दोस्तों आज के केस से हमारे क्या कंक्लूजन्स हैं? दोस्तों आज के केस से हमारा मेन कंक्लूजन एक तो ये आता है कि अगर डायरेक्ट कंट्रोल हो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज पे, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को बीच में से इग्नोर किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर जब बीच में आता है, तो काफ़ी सारे केसेज़ इसलिए कोर्ट में फेल होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफ़िकेशंस डिसाइड करता है। पर अगर आप ये शो कर सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशंस बिल्कुल वही थे जो कि परमानेंट एम्प्लॉइज़ के रिक्रूटमेंट में रहे हो, या स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हो, या ओपन टेस्ट के थ्रू किए गए हो, तो आपका केस सक्सेसफुल हो सकता है। और तीसरी चीज़ आपको ये भी दिखानी है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी पब्लिक को एट लार्ज मिली हो। और उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है कि एक एडवर्टाइजमेंट इश्यू किया गया हो। तो दोस्तों अगर ये सारे इंडिकेटर्स आपके केस में हो, तो फिर अगर बीच में कॉन्ट्रैक्टर हो, तो भी आपके केस में रेगुलराइजेशन का ऑर्डर पारित किया जा सकता है। दोस्तों ये केस में 4 पिटीशन से एक साथ डिसाइड हुए थे। इसलिए इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो वर्कर्स बिना एडवर्टाइजमेंट के हायर्ड है, उनको रेगुलराइजेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता है। पर उनको एक रिलीफ मिल सकता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के प्रिंसिपल के तहत उसके इक्विवेलेंट पोस्ट का मिनिमम पे स्केल मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये लेटेस्ट जजमेंट आपको पसंद आया हो और इसके थ्रू आपको पता चला हो कि अगर बीच में कॉन्ट्रैक्टर हो एम्प्लॉयमेंट के, तो ऐसा नहीं हो कि हर सिचुएशन में वो केस फेल होगा ही होगा। हाँ, ऐसे कुछ-कुछ केस फेल हो जाते हैं, पर अगर आज के केस के जैसे इंडिकेटर्स हो आपके केस में, इक्वल अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो आपका केस सक्सेसफुल हो सकता है। और ऐसे सिचुएशन में ये केस को साइट करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।